Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In this series of great personalities, today we shall discuss about G.D. Naidu, जिन्हें हम एडिसन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ऐसे एक महान वैज्ञानिक के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। कोई भी देश अपने आप महान नहीं होता, उसका भूगोल, उसके पहाड़, नदी नाले उसे महान नहीं बनाते, बल्कि वहाँ रहने वाले इंसान कितने महान हैं, उससे वो देश अपने आप महान हो जाता है। अपने भारत देश को जिन महान वैज्ञानिकों ने महान बनाने का प्रयास किया है, उसमें एक बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व और एक महान वैज्ञानिक का नाम असहज रूप से सामने आता है, जिनका नाम है G.D. नायडू। एडिसन ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है, जिस महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन के नाम से उन्हें जाना जाता है, वो G.D. नायडू कौन थे? किस प्रकार के नए आविष्कार उन्होंने किए भारत को संपन्न देश बनाने के लिए, भारत को ग्लोबलाइज्ड एक साइंटिफिक नेशन बनाने के लिए जिन्होंने प्रयास किया, ऐसे महान वैज्ञानिकों में G.D. नायडू का नाम अग्रिम रूप से लिया जाता है। जब इनके साथ एडिसन का नाम जुड़ा है, तो हम एडिसन को भी जानने का प्रयास करेंगे, जिन्होंने दुनिया के पहले बल्ब का इजाद किया, आविष्कार किया और सारी दुनिया को रोशन किया। ऐसे महान वैज्ञानिक का नाम थॉमस अल्वा एडिसन है। 1000 से ज़्यादा पेटेंट, यहाँ एक पेटेंट बनाने के लिए, रजिस्टर करवाने के लिए लोगों की जान निकल जाती है। 1093 से ज़्यादा पेटेंट जिनके नाम पर है, ऐसे महान वैज्ञानिक का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने अपनी नए नए आविष्कारों से दुनिया को कैसे चकाचौंध किया होगा। अब जब ऐसे महान वैज्ञानिक की तुलना G.D. नायडू से की जाती है, तब आप और मैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि G.D. नायडू ने भारत में वैज्ञानिक के रूप से कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से आज हम जानने का प्रयास करेंगे। पाते हैं कुछ गुलाब चट्टानों में भी परवरिश और पत्थरों में भी आती है खुशबू कभी कभी। ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व को आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने किस प्रकार से भारत को अपने नए आविष्कारों से आश्चर्यचकित किया है। गोपालस्वामी दुराईस्वामी नायडू का जन्म 1893 में हुआ और 1974 में वो इस दुनिया से अलविदा कर गए। Was an Indian engineer and inventor known as the Edison of India for his significant contribution to the field of technology, industry and development. भारत में विज्ञान, तकनीकी और विकास के अलग अलग क्षेत्रों में अपने योगदान के लिए गोपाल स्वामी नायडू वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। It has been recognized that he built the first electric motor in India. ऐसा माना जाता है, दुनिया को ये ज्ञात हुआ कि G.D. नायडू ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक मोटर बनाया है। G.D. नायडू was born on 23rd March 1893। 23 मार्च 1893 में करंगल, इंडिया, इन फार्मर्स फैमिली में उनका जन्म हुआ। He faced trouble at school, disliked attending lessons and was frequently punished for his habit of throwing sand at teachers during class. बचपने में बहुत शरारती थे, स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था और स्कूल में जब भी बैठते थे तो ज़मीन पर बैठना होता था उस ज़माने में, पेड़ के नीचे, और रेत या मिट्टी टीचर की तरफ फेंकना, इस प्रकार की शरारत G.D. नायडू बचपने में किया करते थे और इसी आदत से उन्हें कई बार पनिशमेंट का सामना भी करना पड़ता था। His mischievous nature often expressed itself at home as well as where he would ignore his everyday job and responsibilities.
बेफिक्र इस स्वभाव के कारण बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम को, जिम्मेदारियों को जीडी नायडू छोड़ने लगे थे। He once lit a heap of hay on fire simply to see what would happen. एक बार तो उन्होंने घास के बहुत सारे ढेर को ही जला दिया था। वो देखना चाहते थे कि जलाने के बाद क्या होता है। It was a phase he would finally grow out of. अब ये जिंदगी का कुछ ऐसा बचपना था कि इस बचपने से बहुत जल्दी निकलना जरूरी था। After a while, Naidu would come to value the importance of proper and complete education. इसके बाद में अल्हड़पन जाता रहा और फिर जीडी नायडू ने समय की कीमत क्या है और किस प्रकार से पूरा एजुकेशन हासिल करना जरूरी है, इस बात को धीरे धीरे समझना शुरू किया। The crucial moment of Naidu's life came when he was still a youngster. उनके जिंदगी का एक मोड़, जिसे हम टर्निंग पॉइंट कहेंगे, वो बहुत कम उम्र में उनकी जिंदगी में आया। A foreigner had ridden through the village of a Karangal on a motorcycle. जिस गांव में वो पैदा हुए रहते थे, उसी गांव में एक फॉरेनर, विदेशी आदमी मोटरसाइकिल से जाता हुआ उन्हें दिखाई दिया। Many children of the village had chased after the motorcycle and had laughed and joked and tried to catch it. गांव के बहुत सारे बच्चे उस मोटरसाइकिल, ये 1935 के पहले का दौर है जब मोटरसाइकिल या बाइक या स्कूटी ये बहुत फ्रिक्वेंट नहीं हुआ करती थी। गांव में, शहर में कोई एक आध ही व्यक्ति ऐसी चीजों को अफोर्ड कर पाता था। तो बहुत सारे बच्चे इस बाइक को देखकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे, उसको पकड़ने का प्रयास किया और मजाक करते हुए हंसने लगे। द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द विलेज इग्नोर्ड द फॉरेनर। गांव के बहुत सारे बुजुर्ग लोगों ने तो नजरअंदाज कर दिया कि कोई फॉरेनर कोई बाइक लेकर गांव में आए। ही वॉज सिंपली पासिंग बाय। वो सिर्फ गांव से गुजर रहा था। पुराने जमाने में इस प्रकार की बाइक हुआ करती थी। ये पहला दौर था जब बाइक स्कूटर्स बनने लगे थे। But for Naidu, the sight of the motorcycle cutting the silence of the village with the roar of its engine and tossing dust in its wake was inspiring. पर शायद जीडी नायडू की जिंदगी में ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। नजर तो सबको होती है, आंखें तो सबको होती है, पर विजन, नजर बहुत कम लोगों को होती है। जीडी नायडू की नजर जब इस बाइक पर पड़ी तो शायद जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट उन्हें दिखने लगा। He wanted to ride the motorcycle and more importantly, he wanted to understand how it operated. जैसे ही उन्होंने बाइक को देखा, बाइक चलाने का मन तो हो ही रहा था, पर सिर्फ बाइक चलाना उनका मन नहीं था, बल्कि ये किस प्रकार से ऑपरेट होती है, काम करती है, ये जानने की जिज्ञासा भी उनके मन में जन्म ले चुकी थी। जिस बात को बहुत सारे लोगों ने इग्नोर कर दिया, जीडी नायडू इन सारी चीजों को बहुत बारीकी से देख रहे थे। फॉलोइंग द फॉरेनर्स डिपार्चर, नायडू kept an eye out at all times, desperate for another glimpses of the vehicle. ये वाहन लेके वो व्यक्ति दोबारा इस शहर में आएगा, गांव में से गुजरेगा, इस बात का बेतहाशा इंतजार नायडू करते रहे। बट द फॉरेनर डिड नॉट रिटर्न। पर वो विदेशी आदमी उस बाइक को लेकर दोबारा कभी आया ही नहीं। Frustrated yet absolutely sure of his newfound passion, Naidu abandoned his home and family. पर इस बात का असर इतना गहरा हुआ उन पर कि नायडू ने एक नया कोई पैशन ढूंढ लिया था अपने जिंदगी के लिए। बेमकसद से लगने वाली जिंदगी अब उनके सामने एक मकसद लेकर आई थी, एक टारगेट लेकर आई थी, और इस टारगेट को हासिल करने के लिए, अपने इस पैशन को, इस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए उन्होंने घर और परिवार दोनों छोड़ दिए। He left behind the tranquil peace of the village in search of technology and modern achievements. गांव की जो सीरीन शांतता थी, जो गांव का वैभव था, वो सब छोड़कर टेक्नोलॉजी को, विज्ञान को और मॉडर्न अचीवमेंट्स को ढूंढने के लिए उन्होंने फिर शहर का रुख किया। Naidu traveled to the city nearest his village, कोयम्बतूर। करंगल के बाजू में जो गांव था, शहर था कोयम्बतूर, वहां का रुख उन्होंने किया। एंड ट्रेन सर्विस had begun in कोयम्बतूर
बाय 1835। 1835 के दौर में कोयम्बतूर में रेलवे शुरू हो गया था एंड द सिटी वाज फुल ऑफ लाइफ विद इंडस्ट्री एंड एजुकेशन। शहर की जिंदगी गांव से अलग थी। गांव में इस प्रकार की शिक्षा का माहौल नहीं था, पर शहर में कोयम्बतूर में इंडस्ट्री भी थी, एजुकेशन का भी माहौल था एंड एग्रीकल्चरल स्कूल दैट वुड लेटर डेवलप इनटू द तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हैड बीन सेट अप एंड द गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज वाज रनिंग एज वेल। इसी शहर में कोयम्बतूर में उन्होंने देखा कि कोई एग्रीकल्चरल स्कूल चल रहा है और गवर्नमेंट का एक आर्ट्स कॉलेज भी चल रहा था। इट वॉज अ सिटी राइप विथ अपॉर्चुनिटी एंड नायडू वेस्टेड नो टाइम। ऐसा लग रहा था कि मौक़ों से भरा हुआ शहर है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे मौके उनका इंतजार कर रही थी और नायडू ने फिर किसी प्रकार का समय जाया नहीं किया। The first thing he did was get a job as a waiter at hotel. कोयम्बतूर में आने के बाद अपनी जिज्ञासा को तो पूरा करना है, अपनी पैशन को कंप्लीट तो करना है, पर इसके लिए कमाना भी जरूरी था। फिर वेटर के तौर पर होटल में उन्होंने काम शुरू किया। जब चाह है तो राह अपने आप नजर आ ही जाती है। ये संघर्ष की गाथा है जी.डी. नायडू की कि हाउ ही स्टार्टेड हिज करियर एंड हाउ ही लेबर्ड फॉर इट। He knew he had to be patient to accomplish his dreams. नायडू जानते थे कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए थोड़ा पेशेंस, थोड़ी सहनशीलता का होना जरूरी है। And so worked diligently and saved money. इसलिए फिर रात दिन मेहनत करते रहे और पैसा जमा करते रहे। He picked up the habit of riding the trains from city to city. फिर नायडू ने ट्रेन पकड़कर इस शहर से उस शहर में घूमने का एक नया शौक, एक नई आदत डाल दी। मकसद था he enjoyed the ability to travel so quickly and escape such technology offered. वो सिर्फ सैर सपाटा नहीं कर रहे थे, बल्कि विज्ञान के अलग अलग आविष्कारों को देखने का प्रयास कर रहे थे कि भारत के शहरों में उन दिनों में किस प्रकार से विज्ञान टेक्नोलॉजी अपनी प्रगति कर रही थी। During his time as a waiter, Naidu also learned the whereabouts of the foreigner who had passed through his village. कोयम्बतूर में रहते रहते और वेटर की नौकरी करते करते जी.डी. नायडू इस बात को समझ गए थे कि जिस विदेशी आदमी को बाइक चलाते हुए उन्होंने गांव में एक बार गुजरते हुए देखा था, वो शहर में कहाँ रहता है। उन्हें तो जैसे लॉटरी लग गई थी। द मैन वॉज अ ब्रिटिश सर्वेयर, और ये जो व्यक्ति बाइक लेकर गांव से गुजरता था वो एक ब्रिटिश सर्वेयर था। When Naidu had saved ₹400, he tracked down the surveyor and placed all his money at the surveyor's feet. जब सर्वेयर को ढूंढ लिया उस ब्रिटिश अधिकारी को, तो 400 रुपए जमा कर लिए थे मेहनत करके। उस जमाने में 400 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी। एंड he explained, उन्होंने वो 400 रुपए जमा तो किए और जाकर उस सर्वेयर के कदमों में रख दिए पूरे के पूरे पैसे। He explained his history and his passion, and the surveyor, touched by the young man's determination, gave him his motorcycle. जी.डी. नायडू ने अपने पैशन के बारे में उस सर्वेयर को बताया, अपनी जिज्ञासा के बारे में, अपनी लगन के बारे में और उसके लिए लगने वाली अपनी मेहनत के बारे में बताया। तो उस सर्वेयर का, ब्रिटिश ऑफिसर का उन्होंने दिल छू लिया था और फिर उन्होंने 400 रुपए के एवज में अपनी मोटरसाइकिल जी.डी. नायडू को दे दी। नायडू वॉज ओवरजाइड, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एंड हियर वॉज द प्राइज ही हैड लॉन्ग सॉट, और ये इनाम मिला था उनकी कड़ी मेहनत का जिसका वो इंतजार कर रहे थे। इन हिज फ्री टाइम ही रोड हिज मोटरसाइकिल एज फार एज पॉसिबल एंड ही ट्राइड टू अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स ऑफ इट ऑल। He began taking the bike apart piece by piece and then refitting the equipment. पर बाइक चलाना सिर्फ शौक के तौर पर नहीं था, वो उसके मैकेनिक्स को समझ रहे थे। एक महान वैज्ञानिक किस प्रकार से अपनी जिज्ञासा को पूरी करने के लिए मेहनत करता है, इसका जीता जागता उदाहरण जी.डी. नायडू है। मोटर बाइक के मैकेनिक्स को समझने का प्रयास कर रहे थे। He began taking the bike apart piece by piece, एक एक पुर्जा अलग करके वो ढूंढने का प्रयास कर रहे थे कि किस प्रकार से बाइक बनाई जा सकती है। एंड देन रीफिटिंग द इक्विपमेंट, खोलते थे और फिर उन्हीं इक्विपमेंट्स को फिर से लगाते थे।
ये दौर कई दिनों तक चलता रहा। इट वॉज लाइक अ पजल दैट ही वॉज स्लोली एबल टू डिकोड एंड पुट टुगेदर। इस रहस्य को वो शायद सुलझा चुके थे। इन सारे पुर्जों को कैसे अलग करना और फिर कैसे जोड़ना, इसको उन्होंने डिकोड कर लिया था। He became familiar with how the engine operated and how the brakes operated, and over time was able to put this understanding to good use, procuring a job as a mechanic. बहुत सारा नॉलेज उन्होंने गाड़ी बाइक को खोलकर हासिल कर लिया था और फिर जीडी नायडू वेटर से फिर मैकेनिक बन गए। स्टेप बाय स्टेप जीडी नायडू अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ रहे थे। It was an opportunity that afforded him a lot of time with gadgets and electronics and vehicles. मैकेनिक बनने के बाद में तो एक मौका मिला था बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और व्हीकल्स को और नए नए गैजेट्स को ऑपरेट करने का। एज ए मैकेनिक ही कुड कॉम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स ऑपरेटेड। मैकेनिक के तौर पर फिर जीडी नायडू अच्छे तरह से बेहतर तरीके से समझने लगे थे कि ये सब गैजेट्स, ये सारे उपकरण किस प्रकार से काम करते हैं। एंड देन इवेंचुअली टेक दैट नॉलेज एंड इन्वेंट। और फिर नए आविष्कारों के लिए ये अनुभव उन्हें बहुत कारगर साबित होने वाला था। In 1920, Naidu expanded his horizon and set up his own transport business. हम 1920 के दौर में हैं। भारत अभी भी ब्रिटिशों का शासित है और हमने देश की आज़ादी अभी तक हासिल नहीं की है। ऐसे दौर में कोई व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं को वैज्ञानिक के रूप में, एक इंजीनियर के रूप में ढूंढता है तो बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल वो काम रहा होगा। He also experimented in the cotton business and the income he earned from the business helped support him. अलग अलग प्रकार के काम कर रहे थे। ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू किया, फिर कॉटन बिजनेस में अपना हाथ आजमाया और कुछ फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से अपने आप को सपोर्ट देने का प्रयास किया। He purchased an automobile coach and took to driving it between Pollachi and Palani. फिर एक ऑटोमोबाइल कोच उन्होंने खरीद लिया और पोलाची और पलानी के बीच में उसे चलाने लगे। सिटीज विद इन तमिलनाडु, पोलाची और पलानी ये तमिलनाडु के दो इंपॉर्टेंट शहर हैं। इट वॉज अ मोर पॉपुलर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट देन बाई कार्ड एंड फार मोर एफिशिएंट। उस जमाने में इस प्रकार के ऑटोमोबाइल कोच ट्रांसपोर्ट के लिए बेहतर पर्याय माने जाते थे। Over time, his transport business expanded and UMS, Universal Motor Service, owned the most efficient fleet of public transport vehicle in the country. धीरे धीरे उनका ये बिजनेस ट्रांसपोर्ट का बढ़ते गया और UMS, यूनिवर्सल मोटर सर्विस के नाम से इस बिजनेस ने अपनी प्रतिष्ठा हासिल कर ली थी उन दिनों में। The number of buses he owned at one time was nearly 600. तकरीबन 600 बसों के मालिक अब जी के नायडू हो चुके थे। एंड इट वॉज एन एस्टोनिशिंग अमाउंट फॉर अ बॉय हु हैड रन अवे फ्रॉम द विलेज टू परस्यू द मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल का पीछा करते हुए जो एक बच्चा कलिंगल से भाग गया था, उसके लिए इतने बड़े बसेस का कलेक्शन अपनी मिल्कियत का होना एक काबिल तारीफ और आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। Living comfortably and building a reputation for himself, Naidu began traveling. His passion for technology extended to cameras and film, and in 1935 he filmed the funeral of King George in London. अपनी उम्मीदों का, अपनी जिज्ञासाओं का वो पीछा तो कर रहे थे और अलग अलग जगह सफ़र भी कर रहे थे। फिर बाइक से लेकर मोटर कोच से लेकर अलग अलग प्रयास उन्होंने किए और फिर कैमरास की, फोटो कैमरास की, फिल्म कैमरास की टेक्नोलॉजी जानने के लिए 1935 में वो लंदन चले गए और वहाँ पर उन्होंने किंग जॉर्ज V के फ्यूनरल का अंतिम संस्कार का शूटिंग भी किया, film shooting. A year later, he personally met with Adolf Hitler and was able to secure manufacturing contacts that would later help him drive and manufacture razors. फिर उन्होंने एडोल्फ हिटलर से भी मुलाकात की जर्मनी जाकर। ये 1935 के दरमियान का दौर था जब दुनिया में बहुत सारा उथल पुथल चल रहा था।
प्रथम विश्व युद्ध से लेकर दूसरे विश्व युद्ध तक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर सेकंड वर्ल्ड वॉर तक का बहुत सारा उथल पुथल वाला दौर जी.डी. नायडू प्रत्यक्ष रूप में देख रहे थे। एडोल्फ हिटलर से मिलने के बाद में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कॉन्टैक्ट्स भी उन्हें पता चले और फिर रेजर मैन्युफैक्चर की दृष्टि से उन्होंने प्रयास शुरू किया। When he returned to India, he tried his hand at politics. उन्होंने फिर राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया भारत लौटकर, but lost in 1936 provincial general elections. 1936 में जो provincial general elections हुए थे वो हार गए थे। Still he was enjoying a period of comfort and luxury. पर बहुत आरामदायक जिंदगी वो गुजार रहे थे। He was gifted the Rolls-Royce car, making him one of the very few and elite Indians who possess such statement of wealth. Rolls-Royce सबसे महंगी कारों में कार समझी जाती है। 1935 के दौर में बहुत ही कम एलिट लोगों के पास, रईस लोगों के पास ये कार हुआ करती थी। जी.डी. नायडू के पास ये कार उन्हें गिफ्ट दी गई थी उस जमाने में। In his mid-40s, Naidu took to inventing. He collaborated with Dr. Balsundaram to create India's first homegrown motor. और फिर उन्होंने नए नए कोलैबोरेशन स्टार्ट किए और डी बालसुंदरम के साथ उन्होंने भारत का पहला होमग्रोन मोटर बनाया। A company with Naidu's UMS group called National Electric Works made the motor in 1937. फिर 1937 के दौर में उन्होंने नेशनल इलेक्ट्रिक वर्क्स इस अपने ग्रुप में भारत का पहला मोटर का इजाद किया। इट वॉज a huge success in India. Both Naidu and Balsundaram enjoyed a steady flow of income. फिर दोनों को बहुत आर्थिक मुनाफा भी हुआ। Balsundaram founded Textool and Lakshmi Machines Works LMW, a firm that would grow to become one of the India's largest textile machinery and CNC manufacturers. और फिर भारत की बहुत बड़ी कंपनी के रूप में ये ख्याति प्राप्त भी हुई। पर ये सारी शुरुआत भारत के आज़ादी के पहले के सारे उपकरण थे, आविष्कार थे। बट नायडू डिड नॉट स्टॉप एट मोटर। ही कंटिन्यूड इवन इन्वेंट क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक रेजर दैट वाज मैन्युफैक्चर्ड इन जर्मनी। जर्मनी में जिस इलेक्ट्रिक रेजर की निर्मित होती थी वो भारत में बनाने का काम उन्होंने किया। A tamper-proof note recording machine भी उन्होंने बनाई and a kerosene run fan, और केरोसिन से चलने वाला एक पंखा भी, एक फैन भी उन्होंने बनाया। In 1941, Naidu claimed he could manufacture 5-valve radios. 5-valve वाला रेडियो बनाने का भी वो दावा कर रहे थे and sell them at only 70 rupees per set, और उस जमाने में इस प्रकार का रेडियो बनाकर 70 रुपए की मात्र कीमत पर उन्होंने बेचा भी। He also began focusing on camera equipment and was fascinated by the ability to take photograph. और फिर कैमरे का इजाद किया उन्होंने और भारत में इस प्रकार के फोटोग्राफ की शुरुआत हुई। He created a distance adjuster for film cameras. फिल्म कैमरास के लिए उन्होंने एक डिस्टेंस एडजस्टर भी उस जमाने में बनाया। But his inventiveness was not restricted to technology alone. His time in the cotton business had upset his interest in agriculture, and he spent considerable time researching and identifying new forms and varieties of cotton, maize and papaya. सिर्फ उपकरणों तक अपने आप को जी.डी. नायडू ने सीमित नहीं रखा, बल्कि फिर कॉटन, मेज और पपैया जैसे अलग अलग पौधों पर, अलग अलग फसलों पर भी उन्होंने आविष्कार करने शुरू किए। The farm he believed unprospered and was source of curiosity for many. बहुत सारे लोगों के लिए उनके खेत भी एक जिज्ञासा का विषय हुआ करते थे। As he apparently had the entire building built within 8 hours. लोगों को आश्चर्य भी लगता था। 8 घंटों में उन्होंने एक इमारत का निर्माण भी वहां पर किया था। Sir C.V. Raman, the Nobel Prize-winning Indian physicist, and Mokshagundam Vishwesaraya, the Diwan of Mysore between 1912 and 1918, visited Naidu's farm several times and were impressed by his work and his dedication and passion for invention. फिर 2 महान वैज्ञानिकों ने, 2 महान इंजीनियरों ने उनके
इस प्रकार के इन्वेंशंस को भी देखा। सर सीवी रमन, कौन नहीं जानता उन्हें, रमन इफेक्ट्स के लिए जिन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया, और मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया VNIT जिनके नाम से चलता है, ऐसे महान व्यक्तियों ने भी उनके इन्वेंशंस को जाकर देखा और सराहा। In 1944, Naidu retired from automobile company. He began setting up several charitable and philanthropic foundations that helped underprivileged sections of society and encouraged youth to promote an interest in research and development. 1944 में फिर नायडू अपने ऑटोमोबाइल कंपनी से रिटायर्ड हो गए और फिर लोगों के लिए चैरिटेबल और फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशंस उन्होंने स्टार्ट किए। समाज के अंडर प्रिविलेज सेक्शन से उनको मदद करने का एक नया कार्य उन्होंने शुरू किया। Despite his dislike for attending lessons in his childhood, he firmly believed in the importance of education. बचपने में पढ़ना लिखना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, पर फिर भी अपनी पूरी जिंदगी एजुकेशन के महत्व को वो समझाते रहे एंड मेड इट अ मिशन टू सेट अप द फर्स्ट पॉलिटेक्निक इन इंडिया। और फिर शिक्षा को ही उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया और यहीं से शुरुआत हुई भारत के पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज की, एंड इट वाज कॉल्ड होप कॉलेज, और इस कॉलेज को होप कॉलेज के नाम से जाना गया एंड वाज सेट अप इन कोयम्बटूर। इसकी स्थापना भी कोयम्बटूर में की गई। Over the years, the college grew and expanded before relocating and renaming itself the Government College of Technology. इसी होप कॉलेज को फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से फिर रीनेम किया गया। He was so passionate about education that in 1945 he was made the principal of college. उनके शिक्षा के बारे में लगन देखकर 1945 में भारत अभी भी आज़ाद होने का है और 1945 के दौर में ही उन्हें कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। He began implementing his own ideas with regards to course, curriculums and syllabuses. सिलेबस के बारे में, करिकुलम्स के बारे में, कोर्स के बारे में अपनी आइडियाज को उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। Unfortunately, his opinions clashed with the British governments, who rejected his proposals. He resigned from his position shortly thereafter. फिर उनके और ब्रिटिश सरकार के बीच में आइडियाज को लेकर, कल्पनाओं को लेकर टकराव होने लगा। इस टकराव के चलते GD नायडू ने प्रिंसिपलशिप से रिजाइन कर दिया। नायडू पास्ड अवे ऑन 4 जनवरी 1974। भारत को आज़ाद होते हुए नायडू जी ने देखा। 4 जनवरी 1974 को उनका देहांत हुआ। सर सीवी रमन भारत के महान वैज्ञानिक उनके बारे में कहते हैं, These kind words at his funeral, a great educator, an entrepreneur in many fields of engineering and industry, a warm-hearted man filled with love for his fellows and a desire to help them in their troubles. Mr. Naidu is truly a man in a million, perhaps this is an understatement. अगर मिलियंस लोगों में, भारतीयों में अगर नायडू को एक कहा जाए तो भी कम होगा। इस प्रकार के उद्गार महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने GD नायडू के बारे में व्यक्त किए उनके फ्यूनरल के दरमियान। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक बच्चा जिसको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, कलंगल को छोड़ के कोयम्बटूर आता है, जगह जगह सफ़र करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, नए नए प्रकार के आविष्कार करता है और भारत के एडिसन के रूप में जाने जाने वाले इस महान वैज्ञानिक को, इंजीनियर को हमने जानने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि यह डिस्कशन आपको प्रेरित करेगा नए नए आविष्कारों के लिए और भारत को महान बनाने के लिए। दिस लेक्चर इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन YouTube on Grammar Planet by Dr. Umesh Bansod. Thank you very much for watching this video.